नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुछ घंटे के केरल दौरे में दिए कई संदेश। देश को मिला पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी पहलगाम हमले को लेकर श्रीनगर में चल रही अहम बैठक। इसके साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें और क्या चल रहे खेल और अर्थ जगत में, इसी के साथ कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विजिंजम डीप वाटर पोर्ट का किया उद्घाटन। भारत के तटीय क्षेत्र को विकसित भारत के ग्रोथ का बताया अहम सेंटर। कहा, इससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और होगी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश को 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का देंगे उपहार। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के साथ रेल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जांच अधिकारियों के साथ एनआईए डीजी की समीक्षा बैठक। अटारी बॉर्डर पर भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के इमिग्रेशन की प्रक्रिया शुरू। पाकिस्तान ने कल नहीं खोला था अपना गेट। वेव्स में भारत ने पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भविष्य में एआई की संभावनाओं पर दिया जोर। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह मंच कंटेंट क्रिएटर्स को दे रहा बड़ा मौका। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। कई उड़ानें बाधित। सीएम रेखा गुप्ता ने जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले अर्ध स्वचालित विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। उन्होंने बंदरगाह के संचालन भवन का दौरा किया और नियंत्रण प्रणालियों का अवलोकन किया। विजिंजम बंदरगाह के पहले चरण का निर्माण पिछले साल दिसंबर में पूरा हो गया था। ये बंदरगाह केरल की महत्वपूर्ण परियोजना है और लगभग 3 दशकों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने बताया कि इस बंदरगाह की शुरुआत होने से मालवाहक जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा, जिससे देश को राजस्व हानि से बचाया जा सके। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि केरल, विशेष रूप से विजिंजम के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इंडिया अलायंस पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज का समारोह से कई लोगों की नींद हराम होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश की समुद्री क्षमता के विकास में निजी क्षेत्र का भी अहम योगदान रहा है। देश के मैरीटाइम सेक्टर को
नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। और आइए, विजिंगम बंदरगाह किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर पोर्ट होने जा रहा है, कितना अहम योगदान इसका रहेगा ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में, उस पर एक नजर डालते हैं। भारत का पहला ये समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? जहां बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में माल ट्रांसफर किया जाता है। और भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट पर जाता है। तो यानी विजिंगम सी पोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग मार्ग यानी कि सुएज कनाल 5 महत्वपूर्ण ग्लोबल ट्रेड के शिपिंग मार्ग हैं, उनमें से एक सुएज कनाल है। और सुएज कनाल से केवल ये जो विजिंगम पोर्ट है ये 10 नॉटिकल मील यानी कि 19 किलोमीटर मात्र दूर है। तो इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है जब हम ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड की बात करते हैं। विजिंगम सी पोर्ट विदेशी निर्भरता को कम करने जा रहा है आने वाले समय में। साथ ही साथ व्यापार लागत में एक बड़ी कटौती होगी, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी, क्योंकि ये पोर्ट, अगर हम सुएज पोर्ट की बात करें तो सुएज पोर्ट के क्योंकि सबसे नजदीक है और सुएज पोर्ट जो इंटरनेशनल रूट है उसका इस्तेमाल यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के बीच व्यापार के लिए आइडियल माना जाता है। तो ऐसे में विजिंगम पोर्ट जो है वो कई रूप में इन तमाम रास्तों से जो होने वाला जो आवाजाही जो मैरीटाइम ट्रेड है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। पोर्ट के पास नेचुरल 20 से 24 मीटर गहरा समुद्र है। और इस पानी की जरूरत क्यों पड़ती है कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालना आसान होगा। ड्रेजिंग एक तरह से प्रक्रिया होती है, समुद्र की गहराई बढ़ाना होता है, इसकी जरूरत पड़ती है जब बड़े कंटेनर्स के जो जहाज होते हैं उन्हें वहां अपने माल को जब ट्रांसफर करना होता है तो समुद्र की गहराई बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग की जरूरत होती है। इस पोर्ट पर इसकी कम जरूरत होगी। निर्माण और रखरखाव का खर्च सबसे ज्यादा कम होगा इस कारण से। केरल और भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अब इस पोर्ट की शुरुआत से हजारों नौकरियों का सृजन होगा, साथ ही साथ व्यापार और क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा। तो ये पोर्ट आने वाले समय में भारत के लिए किस तरह से बड़े बदलाव लेके आ रहा है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। कॉमोडोर अनिल जय सिंह जी जुड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष हैं इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के। साथ ही हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से हमारे साथी संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट, स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जिस तरह से भारत अपने मैरीटाइम एक तरह से ट्रेड में एक बड़े बदलाव देखने जा रहा है अब इस पोर्ट की शुरुआत के साथ। के करीब ट्रांसशिपमेंट जो विदेशी पोर्ट हैं वहाँ पर हमारा होता है और जिसकी वजह से न केवल लागत पड़ती है बल्कि समय भी उसमें काफ़ी लगता है। आप देखें कि हमारे छोटे छोटे जहाज उन बड़े बंदरगाहों पर पहुँचते हैं और वहाँ से उस माल को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर भारत के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। इसमें काफ़ी जो समय है, टाइम टेकिंग काफ़ी इसमें लगती है और उसकी वजह से एक तो जो कीमत है उसमें भी इजाफा होता है। आप देखें कि देश के अंदर कई बार ऐसी ऋतु स्थिति होती है
कि जहां किसी वस्तु की जो कीमत है अचानक से उछाल मार देती हैं, और उस स्थिति में अगर उस वस्तु का आयात करना पड़े तो ये ट्रांसशिपमेंट की माध्यम से, या कहें कि बड़े जहाज़ों के माध्यम से वो जल्दी हो सकता था। पहले आप कोलंबो में या सिंगापुर में या दुबई में अपने बड़े जहाज़ों को मंगाते थे, उसके बाद वहाँ से छोटे जहाज़ों के माध्यम से फिर वो इंडिया में पहुँचता था, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। आप देखें कि अब हम थर्ड जो दुनिया के 3 बड़े देश हैं उसमें शामिल हो गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो शिप हैं वो अब यहाँ आसानी से आ सकते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि 18 से लेकर 24 मीटर तक की गहराई का समुद्र यहाँ पर मौजूद है। प्राकृतिक रूप से ये गहराई है और ड्रेजिंग की ज़रूरत है वो भी नहीं पड़ेगी, उसमें भी जो लागत है वो भी हमारी बचेगी। आप देखें कि समय बचेगा, लागत बचेगी, और इसके साथ साथ दूसरी जो तमाम आधारभूत संरचनाएं उनका विकास होगा। आप जब त्रिवेंद्रम की हम बात करते हैं, जब इस पोर्ट की शुरुआत हुई है, आप देखें कि आने वाले समय में तमाम तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगेंगी। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर बेहतर की गई है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी पर भी तेज़ी से जो काम है आने वाले समय में होगा, तो पूरा परिदृश्य है वो बदल कर रख देगा, न केवल केरल का बल्कि खास तौर से बड़े जो मालवाहक जहाज हैं जो भारत में विदेशों से आते हैं, खासतौर से एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, खाड़ी देशों की बात करें, तो एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासतौर से आप देखें कि समुद्री क्षेत्र में जिस तरीके से इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है वो आने वाले समय में भारत के लिए एक लंबी, कह सकते हैं कि उड़ान होगी, खासतौर से समुद्री मालवाहक जो सामान है उसको मंगवाने के क्षेत्र में। ऋतु जी, नीरज आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कॉमोडोर सिंह भी मौजूद हैं, उपाध्यक्ष इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इस विलिंगडन पोर्ट के साथ ही भारत गेटवे टू ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि जो वैश्विक समुद्री व्यापार है उसका प्रवेश द्वार भारत बनने जा रहा है, केरल बनने जा रहा है। किन किन लिहाज से आपको लगता है कि भारत न सिर्फ ब्लू इकोनॉमी की जब भारत बात करता है 21वीं सदी में आने वाले समय में अहम होने जा रहा है, ऐसे में भारत इस बदलते परिदृश्य में कितना अहम हो जाता है आज इसके साथ? ये आज जो ये विलिंगडन पोर्ट का जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, ये हमारा जो विकसित भारत का रास्ता है, जो विजन प्राइम मिनिस्टर ने हमको दिखाया है, विकसित भारत 2047 2047 में, उस रास्ते पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है हमने आज। क्योंकि मैं चार पहलू आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। पहली बात, भारत का जो व्यापार है 90% व्यापार हमारा समुद्री रास्ते से आता है और जाता है, और 80% हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, गैस और तेल, समुद्री रास्ते से आती है और जाती है। ये हमारे देश के लिए न सिर्फ आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, अभी हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं एक आध साल में। अगले 6-7 साल में हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, और जब तक विकसित भारत 2047 में हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के हम इच्छा रखते हैं। अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि हमारा जो व्यापार है वो उसी रफ्तार से बढ़ेगा, और जब वो इतना बढ़ेगा तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए अपने देश में कि हम उस व्यापार का आना जाना बिल्कुल स्मूथ रहे, हमारी सप्लाई चेन्स बनी रहे, हमारी सिक्योरिटी बनी रहे। इसलिए ऐसे पोर्ट, ये एक पोर्ट ये है, दूसरा वाधवन में बन रहा है, तीसरा ग्रेट निकोबार आइलैंड में बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो रहा एक बात जहां तक व्यापार की है। दूसरी बात रही सुरक्षा की। अभी तक हम और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर कल को कोई वजह होती जिसकी वजह से कोई सी लेन बंद हो जाए जहां पे हमारा ट्रांसशिपमेंट पहले होता था, तो हमारे व्यापार को उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहाज हमारा सामान लेके नहीं आ पाएंगे। अब हम अपनी सी लेन का, अपने पोर्ट का हम खुद ख्याल रख सकते हैं, अपनी नौसेना से उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो हमको ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है, और हमारी एक ये बड़ी कमजोरी जो पहले थी वो दूर हो जाएगी इससे। तीसरी चीज है आत्मनिर्भरता। इसका सुरक्षा और व्यापार दोनों से ताल्लुक है। आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है देश को, और हर एक क्षेत्र में भारत कोशिश कर रहा है जहां तक हो सके उतना आत्मनिर्भर हो जाए, और विकसित भारत 2047 तक तो पक्का आत्मनिर्भर होने का पूरा इरादा है इस देश का। तो अगर वो करना है तो ऐसे जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, और हमारे जो और इंडस्ट्रियल प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमको उसी रफ्तार से बढ़ाना पड़ेगा कि हम उस डेट तक पूरे आत्मनिर्भर हो सके इसमें। तो ये तीसरी बड़ी चीज है। और चौथी और सबसे
महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में हिंदुस्तान सबसे बड़ा, भारत सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली समुद्री पावर है। हमको अगर ये अपनी पोजीशन कायम रखनी है, क्योंकि इस हिंद महासागर में अब चीन भी आ रहा है, चीन आएगा तो अमेरिका भी आएगा और भी देश आएंगे, क्योंकि इन सबका यातायात और व्यापार का यातायात हिंद महासागर से होता है। तो अगर हमको अपनी जो शक्तिशाली पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन जो है यहाँ पे, जो स्थान हमारा है अभी, अगर इसको हमको कायम रखना है तो हमको न सिर्फ अपनी नौसेना को मजबूत करना है, वो एक हमारी समुद्री शक्ति का एक हिस्सा है, पर जितने हमारे क्षेत्र हैं जिनका समुद्र से कुछ भी लेना देना है, उन सबको उतना ही शक्तिशाली बनाना है। तभी हम सही तरीके से एक शक्तिशाली समुद्री देश बनेंगे, जिसको हम मैरीटाइम पावर कहते हैं। नेवल पावर हमारे पास है, हमारी नौसेना की शक्ति बहुत, हम बड़ी नौसेना है, शक्तिशाली नौसेना है। हमारी कोस्ट गार्ड तटरक्षक बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है। पर अगर हमको सही तरीके से मैरीटाइम पावर बनना है तो ये जैसे विजिंजम पोर्ट जैसे पोर्ट और जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक क्षेत्र में ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हमको ये स्थापित करना है जल्दी से जल्दी। तो मेरे ख्याल से ये जो आज हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत दूर की सोची है। मैरीटाइम विजन, हमारा एक मैरीटाइम विजन है 2030 भारत का, एक मैरीटाइम विजन अब आया अमृतकाल का। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सागरमाला प्रोग्राम हमारा 2015 से चल रहा है। तो जब से ये सरकार आई, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, इन्होंने हमारी समुद्री शक्ति की तरफ बहुत ध्यान दिया है और कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अगले 10, 12, 15 साल में हम एक जी कमोडोर, आपने बहुत सार और विस्तार से बताया कि किस तरह से ये पोर्ट सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था और मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार के लिहाज से, और वो भी वैश्विक समुद्री व्यापार के लिहाज से न सिर्फ अहम है, बल्कि किस तरह से आने वाले समय में भारत की ग्लोबल तस्वीर को भी बदलेगा। नीरज, आपसे एक और सवाल चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उस मंच से ये भी कहा कि जहां एक तरफ भारत एक बड़ा प्रवेश द्वार होने जा रहा है ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक संकेत दिया आज की अपनी यात्रा और इस दौरे का कि कई लोगों की नींद उड़ा देगा। मंच पे कई बड़े राजनीतिक संदेश भी थे। देखिए, बिल्कुल संदेश थे और ये संदेश साफ था उन लोगों के लिए, विपक्ष के उन लोगों के लिए कि जो आप देखें कि उल्लास करते हैं और या एक तरीके से अपमान करते हैं, और जिन बातों को लेकर आप खासतौर से देखें कि केरल की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है, और कम्युनिस्ट सरकार का अगर एक मंत्री ये कहता है कि अडानी हमारी सरकार के हिस्सेदार हैं, खासतौर से पीपीपी मॉडल के, तो उन्होंने इस बात का तंज किया कि इंडी गठबंधन के में एक बड़ा हिस्सा है केरल सरकार का, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि जब विरोध करने की बात आती है अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर, तो किस तरह का जो विरोध है वो देखने को मिलता है। आप कांग्रेस की सरकार देखें, कई कांग्रेस की सरकारों ने अडानी और अंबानी के साथ जो अपने संबंध हैं वो बेहतर किए हैं, निवेश है वो आकर्षित किया है, लेकिन जब पब्लिक फोरम पर बात आती है या जब अटैक करने की बात आती है तो उन्हीं का नाम लेकर सरकार पर अटैक किया जाता है। तो ये एक तरीके से आँख खोलने वाली बात भी है। और दूसरी आप देखें कि शशि थरूर मंच पर मौजूद थे, इसके अलावा जो गौतम अडानी और जो केरल के जो मुख्यमंत्री है वो मंच पर मौजूद थे, जो इंडी गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि ये जो मंच है वो कई लोगों की नींद हराम कर देगा, और इसका सीधा सीधा स्पष्ट यही संदेश है कि जो विपक्ष है वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आप देखें तमाम तरह के जो आरोप लगाता है, लेकिन खुद उन आरोपों में शामिल रहता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि ये जो मंच है कई लोगों की जो नींद है वो हराम कर देगा। और कई सारे बिल्कुल नीरज, केरल के अपने कुछ घंटों के दौरे से प्रधानमंत्री ने कई बड़े संदेश दिए। एक तरफ संदेश बड़ा वैश्विक संदेश है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से विश्व के लिए एक नए अवसर के तौर पर विजिंजम पोर्ट आज से आने वाले समय में 5 जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम पोर्ट्स हैं उनमें से सबसे नजदीक, स्वेज कैनाल से सबसे नजदीक केरल का ये पोर्ट होने जा रहा है, जो विश्व में तमाम अन्य देशों को आने वाले समय में कई तरह की लागत में कमी से लेकर कई सुविधाएं देने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मजबूत राजनीतिक ताकत को भी बताते हुए उन्होंने मंच पर मौजूद तमाम लोगों के साथ बताया कि इंडी गठबंधन के जो तमाम वो नेता जिन आरोपों को लगाते रहे हैं सरकार पर, उसके जवाब आज मंच से दिखाई दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका भी और कॉमोडोर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से 2 बड़े संदेश दिए। एक संदेश विकास यात्रा को और मजबूत करने की दिशा में, जहां भारत की अर्थव्यवस्था और केरल की अर्थव्यवस्था और विकास को मजबूत करता विजिंजम पोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बड़ा एक संदेश प्रधानमंत्री ने
केरल के मंच से दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उपहार लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनसे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही तिरुपति और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें रेल लाइन का दोहरीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाना और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। पीएम 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेल परियोजना के साथ साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। The Amaravati capital city, it was started long back, but then it was stopped in between. So now again we are doing a Puna Prarambh, which is basically a restart. So that is one category of works for which Honorable PM is laying the foundation stone. The second category is about 10 to 15 Government of India works, which are either foundation or inauguration or dedication to the nation. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अमरावती। और पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार ने सुरक्षा और कूटनीतिक उपायों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी श्रीनगर में मौजूद हैं। कश्मीर में उनके दौरे का दूसरा दिन है आज। एनआईए डीजी उन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं जो हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच से जुड़े हैं। इससे पहले कल उन्होंने खुद पहलगाम की बैसिन घाटी पहुंचकर करीब 3 घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच की बारीकियों का जायजा लिया। एनआईए प्रमुख ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना का विस्तृत जानकारी ली है। साथ ही जांच को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। एनआईए की टीम युद्ध स्तर पर जांच कर रही है, जिसमें स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ, 3D मैपिंग और फॉरेंसिक जांच शामिल है। उधर अटारी बॉर्डर पर आज फिर से पाकिस्तानी नागरिकों के इमिग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मई को पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला था, जिसके कारण पाक नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा सका था। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अटारी वाघा बॉर्डर के गेट फिर से खोल दिए हैं, जिससे भारत में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की अनुमति मिल गई, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने उनके शॉर्ट टर्म वीजा रद्द कर दिए थे। गेट खोलने का कदम इस्लामाबाद की ओर से करीब 24 घंटे की चुप्पी के बाद उठाया गया है, जिस दौरान कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय धरती पर अधर में लटके रहे, जबकि नई दिल्ली उनकी वापसी की सुविधा देने के लिए तैयार थी। इस बीच पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन वापस जाने लगे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए लोग इमिग्रेशन काउंटर की ओर जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल रात भी पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में के सामने बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने संयमित तरीके से जवाब दिया है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से ये गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने सीमा पर हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मजबूत जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान संयमित तरीके से सीज फायर उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर क्षेत्रों में कल रात गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। दोनों ही खबरों पे हमारे साथी संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्वनी मिश्र श्रीनगर से और गुरमीत अटारी बॉर्डर से।
सबसे पहले गुरमीत आप ही का रुख करेंगे और जानेंगे कि कल तो लंबा इंतजार करना पड़ गया पाकिस्तानी नागरिकों को, लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं कि अब ये आवाजाही शुरू हो गई है। अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए गेट खोल दिए अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने। देखिए, सबसे पहले जो कल का दिन था, और कल का दिन तो पूरा ही आज जो है अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को इंतजार करना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें इंतजार करना पड़ा और कल रात को भी बड़ी ज्यादा संशय वाली स्थिति बनी रही, क्योंकि जो भारतीय अथॉरिटीज थी वो लगातार पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ संपर्क करती रही और शाम को इनपुट के मुताबिक एक सिग्नल पाकिस्तान की ओर से दिया गया कि शायद 7 बजे शाम को, देर शाम, गेट खोला जा सकता है पाकिस्तान की ओर से। तो इस वजह से भारतीय कस्टम के, इमिग्रेशन के और बीएसएफ के अधिकारी तैनात रहे। जीरो लाइन पर 6 अधिकारी बाकायदा तैनात रहे और इसके साथ ही जो पूरी की पूरी टीम, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्हें वापस भेजने के लिए लगाई गई थी, वो भी वहां पर 7 बजे तक मौजूद रही। पाकिस्तानी नेशनल मौजूद रहे, मगर पाकिस्तान की ओर से गेट नहीं खोला गया। अब आज सुबह की जो स्थिति है वो सुबह 10 बजे से पहले ही पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए और 10:30 बजे तक किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से नहीं आया। मगर उसके बाद एक कंफर्मेशन आया कि पाकिस्तान की ओर से दरवाजे खोले जाएंगे, पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए खोले जाएंगे। अब यहां पर अटारी बॉर्डर पर सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहां पर अभी भी काफी पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर यहां पर गाड़ियां पहुंची हुई हैं, जो यहां पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न आने का। अटारी बॉर्डर पर अभी कुछ लोगों को अंदर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भेजा गया है अपना जो इमिग्रेशन है वो क्लियर करवाने के लिए, और उसके बाद उन्हें जीरो लाइन की तरफ भेजा जाएगा। मगर ये जो स्थिति है वो आज की है, और अगर हम 24 अप्रैल से जो ये पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू किया गया था, अगर उन दिनों से इस स्थिति को कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि आमतौर पर यह होता था कि 2 बजे तक जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इधर से जाने होते थे तो उनका इमिग्रेशन भारतीय साइड से क्लियर हो जाता था, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते थे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाता था। मगर आज स्थिति यह है कि सभी भारतीय नागरिकों को फिलहाल एक एक करके अंदर बुलाया जा रहा है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को उनका इमिग्रेशन और वेरिफिकेशन, वीजा, पासपोर्ट सब चेक करके फाइनली सिर्फ ये इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल मिले और सभी के सभी जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें जीरो लाइन पर भेजा जाए और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाए। अब यहां पर 2 तरह के नागरिक देखिए पहुंचे हुए हैं जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करना है। एक है पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें अपने मुल्क जाना है, दूसरे यहां पर भारतीय नागरिक हैं जिनकी शादियां कई महिलाओं की पाकिस्तान में हुई हैं। अब ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान से वीजा भी इशू करवाया है 1-2 दिन पहले ही। अब वो चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाए, मगर अभी तक इनपुट्स के मुताबिक जो सिग्नल पाकिस्तान की तरफ से मिला है, जो ग्रीन सिग्नल मिला है, वो सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को मिला है। जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान में जिनका विवाह हुआ है उन्हें लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति अटारी बॉर्डर पर बनी हुई है। यानी कि वो लोग, वो भारतीय नागरिक जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, क्या उन्हें आज एक्सेप्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से या नहीं, इसे लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। जी गुरमीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अश्विनी भी हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। अश्विनी, आज बेहद अहम बैठक चल रही है। 2 दिन के एनआईए के अध्यक्ष की लगातार बैठकें रही हैं और इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस समय तक इस पूरी पहलगांव हमले को लेकर अपडेट के तौर पर क्या सामने है? निश्चित तौर से ऋतु, अगर बात करें तो खुद एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत दाते कल से यहाँ पर घाटी में मौजूद हैं। कल उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा किया था। बैसरन का वही स्थान जहाँ पर आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जघन्यतम, क्रूर, बर्बर इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। आज वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में वो इस जांच के मामले से जुड़े सभी सभी जो उच्चाधिकारी हैं उनसे वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आप जैसा कि जानती हैं कि आईजी, डीआईजी और एसएसपी लेवल के अधिकारियों के तहत ये जांच का जिम्मा है और कल उन्होंने खुद वहां पर उस घाटी का दौरा किया था। इसके पहले अगर इस पूरे जांच प्रक्रिया की बात करें, जांच की प्रगति की बात करें, तो क्या कुछ जांच की प्रगति है इसकी वो समीक्षा करेंगे, इसकी आख्या लेंगे, उचित दिशा निर्देश देंगे और अब तक की हुई जाँच को केंद्र सरकार को अवगत भी कराएंगे जब वो दिल्ली पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो है आतंकवादियों के पूरे के पूरे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनकी पहचान कर ली गई है, स्लीपर सेल्स की पहचान कर ली गई है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई है। 80 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब तक हिरासत में लिया गया है, लोगों के अलग अलग बयान लिए गए हैं।
3D मैपिंग की गई है। पूरे के पूरे फोरेंसिक बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और जितने भी अत्याधुनिक जांच के उपकरण और प्रक्रियाएं हैं उनके तहत उस पूरे घाटी में लगातार NIA की टीम 7-7, 8-8 घंटे पूरे इस जांच की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। तो अभी तक जो लोगों के बयान आए हैं, अभी तक जो लोगों की पहचान उजागर हुई है, अभी तक जो लोगों के से जानकारी मिली है, इन सब से तथ्यात्मक रूप से अवगत हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके, समीक्षा करके, आख्या लेकर और खुद DG NIA का यहाँ पर होना इस जांच की गति को और ज़्यादा गति प्रदान करेगा। ऋतु जी, गुरमीत हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन भी लगातार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अटारी बॉर्डर पे पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन दिखाई देता है अपने ही नागरिकों को वापस न लेने का, ये कंफ्यूजन आखिर पाकिस्तान में है क्या? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति जो पाकिस्तान की तरफ से है, अब ये कंफ्यूजन है या जानबूझकर इंटेंशनली किया जा रहा है, इसे लेकर जो भारतीय अधिकारी यहां पर तैनात हैं वो भी बड़े हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ये रुख क्यों अख्तियार कर रहा है। देखिए, कल पूरे दिन अपने ही नागरिकों को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे पहले 30 अप्रैल को यह स्थिति, हालांकि अभी ज्यादा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, मगर 30 अप्रैल को यह हुआ कि सुबह के समय इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन की जो है प्रोसेस शुरू हुई। 10 बजे ये प्रोसेस शुरू होती है और उसके बाद तकरीबन 2:30-3 बजे तक ये प्रोसेस जारी रहती है और अचानक से थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान द्वारा अपने गेट्स क्लोज कर लिए जाते हैं, जबकि इमिग्रेशन का जो काउंटर है वो 4 बजे तक खुला रहता है और इमिग्रेशन की प्रोसेस अक्सर जो है वो 4 बजे तक बिल्कुल ओपन तरीके से चलती है। मगर अचानक से पाकिस्तान की ओर से जब गेट बंद किए गए तो भारतीय अधिकारियों को समझ नहीं आया कि आखिर ये किया क्या जा रहा है, क्योंकि 29 तारीख की डेडलाइन खत्म होने के बाद 30 तारीख को बड़े स्तर पर यहां पर डिपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को लाया गया था और इमिग्रेशन के लिए खुद भी कई पाकिस्तानी नागरिक यहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में 30 अप्रैल को बड़ी संख्या में यहां पर पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा हुआ था। गुरमीत, बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इमिग्रेशन के लिए जो लोग आए हैं पाकिस्तानी नागरिक, अभी भी उन्हें पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अपनी सीमा में नहीं लिया है। मान लेंगे अगर आज भी नहीं होता है तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसे कितने लोग हैं जो अपने एक तरह से पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इनपुट के मुताबिक फिलहाल जो है भारतीय जो अथॉरिटीज हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज, वो लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और जो कल भी स्टैंड ऑफ दोनों देशों के बीच में गेट ना खोलने को लेकर बना था पाकिस्तान की तरफ से, उस स्टैंड ऑफ को सुलझाने के लिए मीटिंग बाकायदा बुलाई गई और बाकायदा बार बार रिपीटेड कॉल्स की गई, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया। मगर आज जब सुबह रिपीटेड कॉल्स की गई तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स दिखाई दिया। मगर इन केस अगर आज भारतीय नागरिक पाकिस्तान की सीमा में अंदर दाखिल नहीं होते हैं तो उसके बाद भी भारतीय अथॉरिटीज का इनपुट्स के मुताबिक यह कहना है कि कोशिश तो जारी रहेगी। अभी कल भी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा इस बारे में निर्देश ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इस समय मुल्क में हैं उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने तक जो है वो ये प्रक्रिया जारी रहेगी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये साफ तौर पर उसमें लिखा गया है, यानी कि अगला आदेश आने तक पाकिस्तानी नागरिकों को लगातार भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में अगर आज भी पाकिस्तानी नागरिक वापस नहीं जाते हैं तो वो यही इंतजार करेंगे। भारतीय अथॉरिटीज लगातार संपर्क करने की कोशिश करती रहेंगी। अगर कहीं ना कहीं कोई बोन ऑफ कंटेंशन है उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी और फाइनली पाकिस्तान में पाकिस्तानी नागरिकों को भेजने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए। अश्विनी, आपके लिए भी धन्यवाद श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। NIA DG की बैठकों पर विस्तार से बात करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे वेव्स 2025 की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में हो रहे वेव्स समिट 2025 में शिरकत की। उन्होंने वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान परंपराओं, विरासत, विचारों, प्रथाओं और रचनात्मकता पर फोकस किया। In its application and evolution, we must be guided by the belief that modernity is not a rejection of the past, but a constant quest built on human achievements. For that reason, technology and tradition must go hand in hand. In many ways,
Technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी और परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि वेव्स दुनिया में मीडिया की दिशा में एक बड़ा कदम होगा भारत का। We all speak of a world under transformation. It is vital to recognize that the process of change actually has a strong cultural dimension. The truth is that the world is intrinsically and essentially diverse, and that pluralism has been suppressed in the past by both colonialism and big power dominance. As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices, and to our creativity. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में हो रहे वेव्स समिट 2025 में शिरकत करते हुए कहा कि रचनात्मकता के लिए संस्कृति से प्रेरणा मिलती है, कल्चर सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी जगह की संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की हम सराहना करते हैं। Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. वेव्स में वैश्विक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कहानी दुनिया के सामने शोकेस करने का मौका दें। उन्होंने लोकल कंटेंट को प्रमोट करने पर जोर दिया और क्रिएटिविटी के फील्ड में आईपी राइट्स से जुड़े फ्रेमवर्क पर काम करने की बात कही। Creativity transforms imagination into shared experience. As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आज दूसरा दिन है। इस बीच टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड सेशन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने अपने विचार साझा किए। नीता अंबानी ने कहा कि आधुनिक युग में भारत की शानदार विरासत और रंगमंच, नृत्य, संगीत, सिनेमा, कलाकार, कारीगरों की सौम्य शक्ति ने विश्व के कोने कोने में लोगों के दिलों को छुआ है। Let our Amar Chitra Kathas be the world's next Harry Potters. Let our epics, Ramayana and Mahabharata, light up the silver screens of the world. Let our classical dances sparkle on the grandest of global stages. Let our stories inspire generations to come. Because friends, culture is not just a reflection of who we are. It is a powerful tool to shape who we become. In a world building virtual reality, let us also embrace spiritual reality. इसके साथ ही नीता अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व ने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूत किया है। नीता अंबानी ने कहा कि योग से लेकर चंद्रयान तक, सांस्कृतिक कूटनीति से लेकर G20 की अध्यक्षता तक, आज भारत पहले से कहीं अधिक पूरे विश्व को प्रेरित कर रहा है। Somewhere along the way, our voice softened, but now it is rising again. And for that, we owe deep gratitude to our Prime Minister Modi ji, whose unwavering vision and leadership have reignited India's voice on the world stage with pride and purpose. From yoga to Chandrayaan, from digital inclusion to cultural diplomacy, from G20 to waves. Today, India's spirit is inspiring the world like never before.
वेव्स समिट 2025 के दूसरे दिन आज स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टूडियो मैप शीर्षक से आयोजित सत्र में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आमिर खान सहित फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि भारतीय सिनेमा की बढ़ोतरी के लिए वर्तमान मोदी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। I've been around for almost now 35 years. And in these 35 years, I have not seen any government, and there have been a number of governments, who has ever thought about us. So this is the first time that any government has applied their mind and their emotions and said, "Ki yaar, let's do something in media and entertainment. Let's make that powerful. Let's let India be a leader in that." Now, whether we finally become a leader or not is that we will see. But the fact that the present government has thought about it and has actually made the effort to announce it and organize it is, I think it's a huge initiative. And it's a huge opportunity. It's a huge opportunity for all of us as Indian filmmakers across the language. और ये थी खबरें वेव्स से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज तड़के लोगों को तेज बारिश के साथ आंधी का सामना करना पड़ा। तेज आंधी और बारिश के दौरान कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक घर पर पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी के कारण सुबह हवाई उड़ानें भी काफी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारिश के कारण हुए जलभराव का मजनू का टीला सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली वासी पिछले 3 से 4 दिन से भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा था, लेकिन 29 अप्रैल को मौसम में बदलाव देखने को मिला और आज झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने तेज आंधी चलने और तेज बारिश की आशंका भी व्यक्त की थी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया था। जलभराव की समस्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अधिकारी काम कर रहे हैं और प्रशासन दुरुस्त है। समय के साथ इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में जो मौसम ने बदलाव लिया है उसके जो असर दिखाई दे रहे हैं सड़क पर और दिल्ली वासियों पर, उस पर बात करने के लिए अनुज, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, कहा गया एक ऐसा ताज जिसमें कई कांटे। मौसम का एक तरह से पहला झटका ये कहा जा सकता है। ये बिन मौसम की बारिश है, अभी तो मानसून आया नहीं है, लेकिन इस बरसात ने पिछले 20 साल से दिल्ली वासी जिन समस्याओं को झेल रहे हैं तेज बारिश की, उससे एक बार फिर रेखा गुप्ता को 2-4 होना पड़ा है। आश्वासन उन्होंने दिया है तो मानसून तक लोग इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली हमेशा आपने देखा है कि मानसून और मानसून के अलावा जो बेमौसम की बरसात होती है उसमें सुर्खियों में रहती है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर जल भराव और उससे लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर। लेकिन आज की जो बारिश है उससे 2 चीजें हैं। एक तो देखिए, पिछले दिनों से दिल्ली एनसीआर के अंदर जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के लिए जो एक बड़ी चुनौती हमेशा रहती है समस्या से निपटने के लिए कि दिल्ली की सड़कों पर पानी ना भरे, जल जमाव ना हो, इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की रहती हैं, ये कहीं ना कहीं एक बानगी आज देखने को मिली है। हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 4:30 से सुबह 5 बजे के आसपास बारिश और तेज हवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिल्ली के लोग सड़कों पर नहीं निकले थे। उससे पहले दिल्ली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और खुद मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़कों पर थी। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी सरकार की नीति
और नियत अच्छी हो तो एक अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। आज एनडीएमसी की बात करें, एमसीडी की बात करें या फिर दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, सारे अधिकारी उन सड़कों पर नजर आए जहां जहां से शिकायतें जल जमाव की, जल भराव की आई थी। ये तो बात रही कि दिल्ली के अंदर आज की क्या स्थिति रही। दूसरी, क्योंकि 2 महीने के बाद जून के आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून दस्तक देगा। ऐसे में दिल्ली के अंदर जल भराव की जो सुर्खियां हमेशा बनती हैं, क्या इस बार भी देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारियां तो बताती हैं कि शायद वो तस्वीरें दिल्ली में अब देखने को ना मिले, क्योंकि 2 महीने पहले से ही पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने दिल्ली के नालों और नालियों की सफाई का ठेका देने की शुरुआत कर दी है, टेंडर की शुरुआत कर दी है। और देखिए, हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर नालों की सफाई हो जाए तो दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं होता। दूसरी बात करें तो दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि ये जो आज बारिश हुई है ये दिल्ली एनसीआर में करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास तक हुई है। ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जो बेमौसम बारिश होती है उससे किसानों और कृषि पर क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बारिश से किसानों को फायदा ही होगा, क्योंकि गेहूं की फसल लगभग कट चुकी है और ऐसे में नई फसल को उगाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो किसानों के लिए भी एक खुशखबरी है, आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और दिल्ली के लोगों को भविष्य में जल जमाव, जल भराव, ट्रैफिक की समस्या ना झेलनी पड़े, इसके लिए सरकार भी सड़कों पर है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय मानसून का होगा दिल्ली में, वो पुरानी दिल्ली की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी जिसमें जल भराव, ट्रैफिक जाम और लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। जी अनुज, उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की, अपने पूरे अमले के साथ तमाम उन जल भराव के रास्तों पर उतरी। हालांकि उनके लिए ये दिल्ली नई नहीं है, वो दिल्ली से ही है, वो जानती हैं कि किस तरह की हालत दिल्ली की सड़कों की रहती है बरसात हो जाने के बाद। लेकिन ये मौका नहीं चुका आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने कहा कि 3 इंजन की सरकार कैसे देगी लोगों को राहत, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दिल्ली में जल भराव की समस्या को 2 महीने में दूर करना आसान काम नहीं है, जिस काम को न वो 10 साल में कर सके न उससे पहले की सरकारें कर सकी। देखिए, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सवाल भी ठीक है और जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं इसका जवाब निश्चित तौर पर सरकार को देना होगा और वो जवाब काम के माध्यम से ही हो सकता है रितु, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई है और ऐसे में दिल्ली सरकार को इन समस्याओं से, इन चुनौतियों से तो पार पाना ही होगा। लोगों के विश्वास को जो है वो प्राप्त करना होगा और वो तभी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर जो एक बड़ी समस्या बारिश के दौरान, मानसून के दौरान रहती है वो ना हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि नीति और नियत अगर सरकार की अच्छी हो तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, हम जानते हैं कि करीब करीब 2 से ढाई घंटे की बारिश हुई है और मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैंने लंबे समय तक दिल्ली को कवर किया है। आधे घंटे की बारिश भी दिल्ली नहीं झेल पाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर सिल्ट नहीं नालों का निकला है तो दिल्ली के अंदर जल भराव होगा। दिल्ली के अंदर अगर आज पूरा सरकारी तंत्र, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी अगर सड़कों पर हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी एक विश्वास दिल्ली की जनता में पैदा करते हैं कि आने वाला समय निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए राहत देगा, जमाव और जल भराव दोनों से। बिल्कुल अनुज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये विश्वास जगाने में कामयाब दिखाई देती हैं कि जिस तरह से वो अपने पूरे अमले के साथ आज सड़कों पर दिखाई दी और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इस समस्या से दिल्ली वालों को छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।